Hello everyone, so welcome all of you in the third lecture of rotational motion. So क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं। तो आज का थॉट है द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन, यानी कि आपके फ्यूचर की जो सक्सेस है, सीक्रेट है, वो कहाँ पर छुपी हुई है, वो सारा का सारा आपके डेली रूटीन में छुपा हुआ है। तो आप खुद पहले देखो कि क्या आपका डेली रूटीन ऐसा है जिससे आपको देख के खुद लगता है कि हाँ मुझे इससे सक्सेस मिल पाएगी। तो तुम्हें खुद ही आंसर मिल जाएगा। तुम खुद जिस तरह से हम दूसरों को जज करते हैं ना कि ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है, उस तरह से एक बार आज खुद को जज करो। खुद को देखो कि क्या तुम्हारा डेली रूटीन कैसा है। ठीक है, ओके। सो विद दिस थॉट लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो गाइज, आज की क्लास में हम टॉर्क को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली दो क्लासेस है मैंने तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस कराए थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टॉर्क के साथ। तो टॉर्क आखिर होता क्या है? तो जैसे कि जब हम ट्रांसलेशन मोशन पढ़ते थे, तुम बार बार कहोगे कि मैं बार बार ट्रांसलेशन मोशन में क्यों चली जाती हूँ, तो एक्चुअली वहां से रिलेट करके पढ़ रहे हैं ना। ट्रांसलेशन मोशन यानी कि एक सिंगल लाइन में कोई मोशन हो रहा है, या फिर ऐसे लाइन में एक सिंगल लाइन का जो मोशन है, दैट इज द ट्रांसलेशन मोशन। तो जब ट्रांसलेशन मोशन में हम फोर्स पढ़ते थे, कोई बॉडी है ये, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया तो ये बॉडी जो है वो आगे चल पड़ी, यहाँ पे आ गई, फिर ऐसे आ गई। तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या हो रहा है कि ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। लेकिन अब हम रोटेशन मोशन पढ़ रहे हैं, तो रोटेशन मोशन में क्या होगा कि कोई भी बॉडी है वो गोल 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 घूम रही है, ऐसे घूम रही है, या फिर इस तरह से ये टर्न लिया है, इस तरह से ये सब क्या है, ये रोटेट की है। या फिर कोई रिजिड बॉडी है, अगर सपोज ये रॉड है और ये यहाँ पे फिक्स्ड है, और ये इस तरह से मैं इसको घुमाऊं ऐसे करके, तो फिर ये घूमकर कुछ ऐसी हो गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रोटेशन हुआ इसका। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, रोटेशन हुआ। तो इन ये सब जो चीजें हुई हैं, तो यहाँ पे हमने रोटेशन हुआ है। या फिर जैसे तुम देखते हो ना, बॉटल का कैप होता है, बॉटल खोल रहे हैं तो हम खोल रहे हैं, फोर्स लगाते हैं। तो यानी कि कोई फोर्स जब हम लगाएं और उसकी वजह से कोई बॉडी घूम जाए, गोल गोल घूमे, रोटेशन करे, तब जो फिजिकल क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, दैट इज द टॉर्क। ठीक है, तुम देखते हो दरवाजा खोलते हैं हम अपने गेट, है ना, कमरे का दरवाजा होता है, तो हम फोर्स लगाते हैं, फिर वो दरवाजा क्या स्ट्रेट लाइन मोशन में आता है? ऐसा होता है कि तुमने फोर्स लगाया और दरवाजा खुल के बाहर आ गया, ऐसा हुआ? नहीं। तो दरवाजा वहां घूम जाता है, होता है कि नहीं होता? अब जैसे सपोज करो ये कॉपी है, ये कॉपी ऐसी रखी है, अब मैं इस पेज पे फोर्स लगा रही हूँ, फोर्स लगाऊं तो क्या ये जो पेज है, क्या ये उठ के सीधा सीधा, जैसे अगर मैं पूरे ऐसे करके फोर्स लगाऊं उसको ऊपर की तरफ, तो देखो पूरी कॉपी ऊपर चल पड़ी। अब मैं पूरी कॉपी पे फोर्स लगा के मैं सिर्फ इस पेज पे फोर्स लगाऊं, तो ये पूरा ऊपर तो जा नहीं रही, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। तो देख रहे हो तुम, रोटेट कर रही है। तो ये रोटेशन जो हो रहा है, तो अब यहाँ सिर्फ फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो जब torque is a physical quantity which explains, which measures the amount of rotation produced by the force. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि what is torque? It is the physical quantity, it is the physical quantity, physical quantity which measures the capability of force producing रोटेशन। मतलब उस फोर्स की कैपेबिलिटी को मेजर करेगा जो कि क्या कर रहा है, रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से रोटेशन हो रहा है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है टॉर्क का? इट इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं हम इसे। तो चलो अब देखते हैं कि किसी भी बॉडी पर टॉर्क काम कैसे करता है। जैसे कि सपोज करो ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एक जगह पे फिक्स करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसका फिक्सिंग पॉइंट हो गया, या फिर ये पॉइंट है जहां पर ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड एंड, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये फिक्स्ड है। ओके, तो अब मैंने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया और एक इधर की तरफ ऐसे करके फोर्स लगाया। तो तुम्हें क्या लगता है इसके साथ क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ये रॉड जो है वो इस तरह से रोटेट करनी चाहिए।
ठीक है। तो अब होता क्या है, इस रॉड की मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज आर मैं मान लेती हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं टॉर्क लिखूंगी, टॉर्क क्या है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अभी आगे लिखेंगे। तो टॉर्क खुद एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब ये आर वेक्टर कौन सा है, आर वेक्टर ये जो फिक्सिंग पॉइंट था, ये फिक्सेशन पॉइंट, और जहां पे फोर्स अप्लाई किया गया है, उन दोनों के बीच में इस जो डिस्टेंस है, ठीक है, उन दोनों बीच के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम वहां पर हम वेक्टर बना रहे हैं, दिस इज द वेक्टर, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या रहती है, जो पॉइंट फिक्स किया गया है फ्रॉम दिस पॉइंट टू उस पॉइंट की तरफ जहां पर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, फिक्सिंग पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से फोर्स अप्लाई करने वाले पॉइंट तक हम लगाते हैं इसकी डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो ये आर क्रॉस एफ हो गया, क्लियर है इतनी बात। अच्छा, तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, वही चीज है और कुछ तो है नहीं। तो आर एफ साइन थीटा, और ऐसे भी याद रखेंगे क्योंकि कई बार हमसे वेक्टर के फॉर्म में भी पूछा जाता है। अच्छा, ये तो एक केस हो गया, लेकिन ये तो इतना सिंपल हो नहीं सकता ना। अब इतना सिंपल तो हो नहीं सकता, अगर मैं कहूं कि सपोज करो कि यही वाला जो फिगर था इस पर फोर्स में थोड़े अलग तरीके से लगाऊं, जैसे कि ये मेरा वही फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट को तो मैंने फिक्स कर रखा है। जैसे कि अभी मैं ये कॉपी को घुमा रही थी तो तुमने देखा कि मैं जब इस पर फोर्स लगा रही हूँ, इधर की तरफ फोर्स लगा रही हूँ, और ये जो इसका कवर है, इसका ये वाला एंड जो है वो फिक्स है इधर की तरफ, ठीक है, ये इधर की तरफ फिक्स है, इधर इधर से मूव नहीं करेगा ये, ठीक है। और फिर यहां से मैं इसको घुमा रही हूँ, ठीक है, तो मैं फोर्स का लगा रही हूँ इस पे। तो जो डिस्टेंस है आर वेक्टर कौन सा रहा, जहां पे फिक्स्ड है, फिक्स से लेकर उस पॉइंट तक जहां पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं फोर्स ना इस पे इस तरह से लगा रही हूँ, ऐसे ऐसे फोर्स लगा रही हूँ। पहले कैसे लगाया था मैंने, इस तरह से फोर्स लगाया, देखो अगर पहले वाले फिगर में ऐसे वर्टिकली लगाया है, अब की बार मैं कैसे फोर्स लगा रही हूँ, इस तरह से लगा रही हूँ, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही लगाते हैं। आर वेक्टर कैसे बनाएंगे, अगेन सेम, जो पॉइंट फिक्स्ड है उससे लेकर जहां पे फोर्स लग रहा है वहां तक का डिस्टेंस, ये आर वेक्टर, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि ये जो फोर्स वेक्टर है और आर वेक्टर है, ये अब हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस एफ, फोर्स तो वही, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये थीटा क्या था, थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल। अच्छा, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, ये इस तरह से जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, कितना एंगल बन रहा है, कोई भी दो वेक्टर है जिनके बीच में तुम्हें एंगल पता करना है तो तुम क्या कर सकते हो, उस वेक्टर को उठाओ और उठा के ऐसे ही रख दो और दोनों वेक्टर्स की टेल को जोड़ दो। तो ये देखो मैंने क्या किया है, दोनों वेक्टर्स की टेल को जोड़ दिया है, जोड़ दिया है, तो आंसर कितना आ रहा है, एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे अगर मुझे यहाँ पे पता करना है कितना एंगल होगा तो फिर मैं क्या करूंगी, ये आर वेक्टर है, इसको एग्जैक्टली ऐसा ही उठा के यहाँ पे ये बना दिया, ये आर वेक्टर है, सेम उठा के बना दिया, टेल जुड़ गई, तो दिस इज द एंगल थीटा, ठीक है। ओके, तो मैं दोबारा से काम करती हूँ, ऐसे करके मैंने अगर ये बनाया आर वेक्टर, दिस इज द थीटा, ठीक है। तो ये अभी मैं तुम्हें थीटा बनाने के लिए दिखाया है, इसको इधर रख लेते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिखूं, एफ और फिर आर साइन थीटा, तो अब तुम्हें पता है ये आर साइन थीटा कुछ अलग सा कमाल करने वाला है, क्या कमाल करने वाला है। अब तुम देखो कि ये दो वेक्टर्स जो हैं ये हैं 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे मैं क्या करूं, इस आर वेक्टर को रिजोल्व करती हूँ, ठीक है, रिजोल्व करती हूँ, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। मैंने जब इसे रिजोल्व किया तो मुझे क्या मिला कि ये देखो, इसको इधर रखते हैं, ये एफ वेक्टर के अलोंग कौन सा कितना कंपोनेंट आएगा इसका बताओ, ये आर वेक्टर है जो कि इधर की तरफ है, ठीक है, इसका इतना इधर कंपोनेंट कितना आएगा, आर कॉस थीटा, क्योंकि इसी एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। और ये इधर इधर कितना कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये आर कॉस थीटा जिस एक्सिस के अलोंग है उसके परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, ये सब वेक्टर में पढ़ाया था मैंने। तो आर साइन थीटा,
ठीक है, आर साइन थीटा। तो यानी कि तुमने क्या बात समझी, तुमने क्या बात समझी, ये बात समझी। यहां से समझने वाली बात ये है, ये आर साइन थीटा जो मैंने इस तरह से हाईलाइट करके इधर लिखा है, यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो ये एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है, यही तो एक्सिस है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ फोर्स। ठीक है, देखो फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो ये एक्सिस है जिसके अलोंग फोर्स लग रहा है। ठीक, तो जिस एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है, भले ही फोर्स यहां से शुरू हुआ है लगना, लेकिन ये तो पूरी एक्सिस तो है ना, यहाँ तो ये तो मैं पूरी लाइन मान सकती हूँ ना ये एक्सिस। तो एक्सिस ड्रॉ कर लो, जिस एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है उस एक्सिस के साथ हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो तुम बस इसको देखो, ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दी है, तुम इसके साथ जहां से मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, अगर मैं अपने फिक्स्ड पॉइंट की बात करूं तो मेरे को फिक्स्ड पॉइंट से अगर मैं लूं तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कई बार तुम्हें ऐसा भी दिखाई देगा कि टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे भी लिखा दिखाई देगा तुम्हें। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी वाली है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही, और ये कुछ और नहीं है, ये यही आर साइन थीटा है। तुम देखो ये कुछ अलग थोड़ा ना है, ये वही आर साइन थीटा ही है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो अभी हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो तुम कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे पास हो सकता है कि ये आर वेक्टर तो ये है, देखो ये चीज आर वेक्टर है, ये चीज आर वेक्टर है, लेकिन ये जो चीज है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ फोर्स एंड द फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। और कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें एग्जैक्टली वैल्यू दे दी जाएगी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट और ये एक्सिस ऑफ फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू 4 है मान लो, तो फिर ये थीटा वगैरह इन सब की भूल जाओ, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल अलग दिया तुमने, अगर तुमने ये वाला फॉर्मूला याद किया है और तुमने ये वाला फॉर्मूला याद किया है, लेकिन क्वेश्चन में एंगल दिया ही नहीं है, एंगल की बात ही नहीं कर रहा क्वेश्चन, तो ये कह दे रहा है बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दिखा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही यूज कर लेंगे क्योंकि आर साइन थीटा ही अपने आप में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आर यानी कि आर साइन थीटा, या फिर मैं इसको आर परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द एक्सिस ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ फोर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, जब तुम इतनी देर से देख रहे हो कि मैं टॉर्क को एक वेक्टर फॉर्म बना रही हूँ, टॉर्क को वेक्टर फॉर्म बना रही हूँ, तो वेक्टर है तो भाई मैग्नीट्यूड की तो बात हमने कर ली कि मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, लेकिन वेक्टर इस टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकलेगी बताओ। तुमने पढ़ा हुआ है, जिसने वेक्टर्स अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा, बहुत ज्यादा आसानी से। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, अब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। यस, जिसने भी सोचा है ये बहुत अच्छा सोचा है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ओके, अच्छा कैसे निकालते हैं, लेट्स से कि अगेन मैं वही पुराना वाला फिगर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, है ना, इस वाले फिगर को उठाते हैं यहां से, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा। ओके, अब देखो, अब पहले तो टॉर्क का फॉर्मूला लिखो, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ को ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ही तो हो रहा है, तो आर वेक्टर के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स रखो और एफ वेक्टर की डायरेक्शन में क्या कर दो, कर्ल कर दो। तो यानी कि तुम्हें अपनी फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में रखनी है, फिंगर्स तुम्हें रखनी है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, और
तुम्हें अपना कर्ल करनी है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ठीक है। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स तुम्हें किसके अलोंग करना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ये सब कुछ किससे करना है, राइट हैंड से करना है, ठीक है। अगर तुम राइट हैंडेड हो तो तुम्हें अपना पेन नीचे रखना पड़ेगा तब। तो थंब क्या करेगा, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। ओके तो चलो इस पे ट्राई करके देखते हैं। इसमें क्या आ रहा है, अब मैं अपना राइट हैंड से यूज कर रही हूँ, मैं राइट हैंड से पहले तो पेन हटाऊंगी, फिर उसके बाद आर वेक्टर, देखो तुम अभी मे बी शायद तुम्हें लेटरली इन्वर्टेड दिखता है, आई डोंट नो, पर देखो मैंने अपनी उंगलियां क्या कर रही हूँ, राइट हैंड की उंगलियां मेरे हिसाब से यहाँ पर ये हो गया, आर वेक्टर के अलॉन्ग मैंने डायरेक्शन कर ली। आर वेक्टर की डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है, फिक्स्ड पॉइंट जो था और उससे जहां आप जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस तक, ठीक है। तो आर वेक्टर की तरफ कर लिया, और मैं कर्ल कहां करूंगी, जहां फोर्स है, फोर्स की तरफ कर्ल कर रही हूँ तो नीचे जा रहा है थंब, तो यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई मेरे टॉर्क की, और हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो गया आंसर, इसमें टॉर्क क्या है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यही चीज अगर मैं ऐसे कर दूं, जैसे कि अगर मेरे पास ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, मतलब ये रॉड बना दी मैंने, ठीक, और हमने क्या किया, ये हमारा इसका फिक्स्ड पॉइंट, और मैंने इस पर फोर्स लगाया इस तरफ ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, और आर वेक्टर तो अपना इधर ही रहेगा ऐसे करके। तो अब हम क्या करेंगे, आर वेक्टर की तरफ उंगलियां, अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं ऐसे, अब ऐसे हाथ क्यों कर लिया, पहले जैसा ही हाथ क्यों नहीं कर रही, ऐसे ही हाथ क्यों नहीं कर रही, चलो ठीक है, मैं कह रही हूँ कि चलो तुम्हारे मान के मैंने ऐसे ही हाथ करके ऐसे कर लिया, अब फोर्स तो ऊपर की तरफ है ना, तो क्या मेरी उंगलियां ऊपर मुड़ सकती हैं, ऊपर मुड़ कहाँ सकती हैं भाई, नहीं मुड़ सकती, तो मुझे हाथ ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे हाथ करूंगी तब उंगलियां ऐसे आगे की तरफ मुड़ेंगी, मतलब यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तब मुड़ेंगी, और फिर थंब जो आएगा वो ऊपर आएगा, ठीक। फिर उसके बाद यानी कि ये, तो यहां पर अब मेरा टॉर्क कैसा हो गया, टॉर्क इज अपवर्ड एंड क्लॉकवाइज, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो गया, अपवर्ड एंड क्लॉकवाइज। तो हम किससे कैलकुलेट करते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। अब आगे कुछ बेसिक पॉइंट्स अभी अभी जो पता है तुम्हें, पर फिर भी हम देख लेते हैं टॉर्क के बारे में। क्या टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, यस वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये कैसा वेक्टर है, एक्चुअली ये क्या है, एक्सियल वेक्टर है, क्यों एक्सियल वेक्टर है, क्यों, क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग लगता है, तो एक्ट्स अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। कैसे एक्सिस, अभी अभी तुमने देखा ना, हम जब डायरेक्शन निकाल रहे थे तो आर की तरफ उंगलियां की फोर्स ऐसे घुमा दिए तो ऊपर की तरफ आ रहा था, तो ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, उसी के अबाउट रोटेट कर रही है बॉडी, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होती है बॉडी उसी एक्सिस के अलोंग लग रहा होता है, ठीक है। तो ये एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट, तो फॉर्मूले में क्या हो रहा था, फोर्स और डिस्टेंस थी, तो यानी कि आर और एफ दो ही चीज थी ना, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अभी मैं कहूँ कि बताओ चलो सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो सीजीएस यूनिट क्या बताओगे, सीजीएस यूनिट विल बी डाइन सेंटीमीटर, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर, ओके क्लियर है। चलो फिर उसके बाद मैं कहूंगी डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दैट इज, अब तुम देखो क्या क्या है, तुम जानते हो कि फोर्स था ना इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा था, फोर्स, तो फोर्स के लिए क्या होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है, और आर है तो एक एल इसका हो गया, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या आप कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यही डायमेंशन होती हो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो मुझे ये बताओगे तुम कमेंट्स में कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन होती है, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या है, क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि
which what are the other quantities, what are other quantities which have dimension same as that of dimension same as of टॉर्क। ठीक है, तो तुम इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ गए अगर आराम से, तो अब इसके बाद तो तुम्हें क्वेश्चन करने, थ्योरी तो इतनी समझा दी मैंने। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द टॉर्क, टॉर्क फाइंड करना है ऑफ अ फोर्स, फोर्स दे रखा है मुझे वेक्टर फॉर्म में, अबाउट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट फोर्स लग रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज अबाउट ओ इज दिस। तो यानी कि पोजीशन वेक्टर मुझे दे रखा है, तुम ऐसा समझ लो कि इस तरह से अगर मैंने ग्राफ बनाया तो कोई पॉइंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका इन्होंने क्या दे दिया है, पोजीशन वेक्टर, इसका इन्होंने ये पोजीशन वेक्टर दे दिया है, ये आर। ठीक है, अब इस पे कोई ना कोई फोर्स ऐसे हो सकता है कि ये फोर्स इस पे लग रहा हो, ये इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें पे फोर्स वेक्टर भी दिया हुआ है, आर वेक्टर भी दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, अबाउट पॉइंट ओ क्या है, ये रहा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ओ जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। क्लियर है, तो वैसे तो सिंपल है, इसमें तो फिगर बनाने की भी मुझे नीड नहीं थी। टॉर्क लगा रहा है, आर क्रॉस एफ फॉर्मूला लगाएंगे, याद यही याद रखना है, कभी एफ आर करके याद नहीं करना है, क्योंकि एफ आर अगर तुमने याद किया तो तुम एफ आर तो याद कर लोगे, है ना, तो बट दिक्कत क्या आएगी कि बाद में क्रॉस प्रोडक्ट वाला टर्म लिखना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर तुमने एफ क्रॉस आर लिख दिया तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट हमें ऐसे ही लिखना होता है जिस तरह से वो रिप्रेजेंटेड है। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे ऐसे केस में वेक्टर प्रोडक्ट हम करते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, कैसे करके टेबल बनाते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, एफ आर वेक्टर के लिखो पहले, आर वेक्टर है ना पहले, तो आर वेक्टर के लिखो 2 + 3 और -1। ठीक है, ये भी +2 है। फिर एफ वेक्टर के लिखो, क्या है 1 मतलब +1 +2 -3। ठीक है, तो मैंने दोनों का लिख लिया। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, इसको उठा के थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये साइड में। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास फॉर्मूला क्या रखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हैं आई कैप, फिर ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे जे कैप के लिए, और फिर ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे के कैप के लिए। ऐसे ही तुम्हें फॉर्मूला याद करवाया था मैंने, और यहाँ तुम्हें लगाना होता है माइनस, बाकी इधर जे कैप के बाद प्लस लगाते हैं। तो चाहो तो ऐसे करके लिख लो, अभी इसे एक ही लाइन में लिख देती हूँ इसे इस तरह से। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, आई कैप वाला सेक्शन मैं पूरा हाइड करूंगी, मेरे साथ साथ तुम भी सॉल्व करते जाओ, क्योंकि वैसे अलग से कभी मौके नहीं मिलते कि तुम कभी ये क्रॉस प्रोडक्ट सेपरेटली सॉल्व करो, तो ऐसे ही मौके मिल रहे हैं, इनको सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है, तो आई कैप वाला हाइड कर दिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -3 क्या हो जाएगा, -9। मैं एक बार में ही लिखूंगी, समझते जाना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9, तो -9। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 यानी कि -2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो -2 बट यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस आया था, वो कैंसिल हो जाएगा फॉर्मूले वाले माइनस से, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जे कैप के लिए लिख रहे हैं, तो ये जे कैप वाला सेक्शन सारा हाइड कर देंगे, मुझे इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसमें से मैं माइनस करूंगी, किसे, इसके और इसके मल्टीप्लाई को। ठीक है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, -6 फिर माइनस किसे, 1 और इनका मल्टीप्लाई, यानी कि ये -1 हो जाता, पर अब क्या लिखेंगे, +1। के कैप के लिए बात करें तो इसको हाइड कर लेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो -7 आई कैप, और ये हो जाएगा, अब तुम देखो इन दोनों को करेंगे तो -5 जे कैप होगा, बट इसके माइनस से क्या हो जाएगा, +5 जे कैप, और ये क्या हो गया, +1 के कैप।
ठीक है, बस हो गया, इतना सही तो आंसर निकालना था। लेकिन अगर मैं तुमसे मैग्नीट्यूड पूछूं, इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो बताओ क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। अब ये तुम्हें वैसे क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तुम मुझे बताओगे इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, तो इसके मैग्नीट्यूड क्या है, टेल मी द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जाके पहले वेक्टर्स पढ़ लो। नहीं पढ़ा है तो मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं, वेक्टर्स पढ़ाया है मैंने, उसमें पढ़ लेना। बता रही हूँ, मतलब रिग्रेट नहीं करोगे तुम अपना जो भी टाइम अगर दोगे उसको तो। ठीक है, ओके, तो अगर तुमने कहीं से भी पढ़ा है तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे को आंसर निकाल के कमेंट्स में बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो काम दे दिए मैंने आज तुम्हें। अ फोर्स 10 माइनस के कैप acts on the origin of the coordinate system, find the talk about the point this। ठीक है, यानी कि ये किसी पॉइंट के सेम, वो क्या दे रखा है मुझे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो मैं इससे आर वेक्टर बना लूंगी। तो क्या बन जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप, बस। क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए, ये जेड एक्सिस के लिए। ठीक है, तो ये आई कैप के लिए 1 है, तो मैंने 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप, फिर 0 के कैप, तो के कैप लिखा नहीं है। उसके बाद फोर्स मेरा क्या है, फोर्स इज माइनस का 10 के कैप। तो अब तुम क्या करोगे, अगेन इसका तुम्हें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी तुम करोगे सिंपल इसी की तरह, जैसे कि मैंने ये किया था ऐसे ही तुम इसको करके दिखाओगे, और इसका आंसर अगेन तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जो सिंपल क्वेश्चंस है उनको मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, और जो टफ होते हैं जहां पर सेम टाइप का आता है, इसीलिए उसे तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल बॉल ऑफ मास 1 kg। आज तो काफी सारा काम दे दिया तुम्हें, है ना। A small ball of mass 1 kg is attached to one end of 1 meter long massless string। मतलब कोई एक स्मॉल बॉल है, ठीक है, वो उसका वजन क्या है 1 kg का, अटैच हो रखी है वो एक 1 मीटर लॉन्ग बिना मास की स्ट्रिंग से अटैच है। स्ट्रिंग मतलब रस्सी टाइप की। अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो हंग फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट से लटका हुआ है। when the resulting perpendicular when the resulting pendulum is 30 degree from the vertical, what is the magnitude of the torque about the point of suspension। अब पहले तो मैं तुम्हें फिगर बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ये कोई रस्सी है, ठीक है, और इससे हमारा ये पेंडुलम मतलब बॉल जो है वो अटैच्ड है, ये बॉल अटैच्ड है, ये कंडीशन थी। लेकिन इस वर्टिकल के साथ अब ये हट गया सिस्टम और वर्टिकल रह गया सिर्फ इतना ऐसे करके, ये वर्टिकल लाइन, और इस वर्टिकल के साथ ये 30 डिग्री एंगल बना रही है, क्योंकि आगे इसने कहा है ना कि वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तब उस कंडीशन पर ये एक स्ट्रिंग है जिसके एक एंड पे बॉल लटकी हुई है, दूसरा एंड फिक्स है, ठीक है, और जब ये 30 डिग्री एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ, तब आपको ये बताना है कि इस पर कितना टॉर्क लग रहा होगा इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब जहां से लटकी हुई है। सस्पेंड करने का मतलब यही तो होता है, लटकना। ठीक है, तो अब तुम पहले ये देखो कि आखिर इसके ऊपर फोर्स कौन से लग रहे हैं। तो जब इस पे फोर्स एक तो mg तो लग ही रहा होगा, नो डाउट mg लग रहा होगा। अब जब ये रस्सी में बंधी हुई है तो डेफिनेटली इस पे टेंशन भी लग रही होगी, ठीक है, टेंशन भी लग रही होगी। क्या और कोई फोर्स लग सकता है, नो, और कोई फोर्स नहीं लग सकता। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों की वजह से क्या टॉर्क होगा। ठीक है, तो दो फोर्स है तो दोनों की वजह से टॉर्क देखेंगे। तो टॉर्क ड्यू टू नंबर 1, टॉर्क ड्यू टू टेंशन, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। उससे भी बेहतर तरीका क्या है, आर एफ साइन थीटा। उससे भी बेहतर तरीका क्या कि एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। सबसे अच्छा तरीका है अगर तुम्हें ये आ जाता है, तुम्हारे पास फोर्स की वैल्यू होती है, तुम बस ये पता करो जिस एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है उस एक्सिस और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, चलो तो अब हम क्या टॉर्क अलोंग द टॉर्क ड्यू टू टेंशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो टॉर्क ड्यू टू टेंशन लिखने वाली हूं मैं, तो टॉर्क ड्यू टू टेंशन, तो टेंशन फोर्स टी है। ठीक है, अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, किसके बीच में, जहां से सस्पेंडेड है वहां से उसके बीच में, और जो एक्सेस है जिसपे
जिस एक्सिस के अलोंग टेंशन लग रही है। तो टेंशन किस एक्सिस के अलोंग लग रही है? ये है टेंशन। तो टेंशन जिस एक्सिस के अलोंग ये फोर्स लग रहा है वो एक्सिस तो ये है, और इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से बनेगी? ये तो एक ही एक्सिस पे है दोनों, ये तो एक ही एक्सिस में। तो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द एक्सिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आर ऑन द सेम एक्सिस। इसीलिए क्या है कि टॉर्क ड्यू टू, सो आर परपेंडिकुलर इज 0, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू टेंशन इज 0। ठीक है, तो ये दिस इज 0। क्यों ऐसे लिख सकते हैं? उससे पहले मैं ऐसे लिखती हूँ, आर परपेंडिकुलर इज 0। क्यों? ड्यू टू, because tension is acting on the axis, या फिर हम प्रॉपर वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, along the axis, tension is acting along the axis passing by point of suspension। ठीक है, passing by पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब भाई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ही एक्सेस पास कर रही है, तो फिर वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आने का तो मतलब ही नहीं बनता, फिर तो 0 हो गई। तो टेंशन ड्यू टू, टॉर्क ड्यू टू टेंशन इज 0। ठीक है, अब टॉर्क किसके थ्रू निकालना रह गया? अब टॉर्क निकालना रह गया सिर्फ और सिर्फ mg के थ्रू। तो अब हम देखते हैं mg के थ्रू टॉर्क कैसे निकलेगा। तो टॉर्क ड्यू टू mg, तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में? जिस एक्सिस के अलोंग हमारा फोर्स लग रहा है और उस एक्सिस से हम देखेंगे। ठीक है, तो फोर्स क्या है मेरा? mg। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड रख ली। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढने चलो फिगर में, बस क्या है, कैसे ढूंढेंगे, चलो देखते हैं। mg कहाँ लग रहा है? ये रहा। तो mg जिस एक्सिस के अलोंग लग रहा है उस एक्सिस को ऐसे करके लंबा लंबा कर लो ये। ठीक है, ये मैंने एक्सेस बढ़ा ली। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, अब ये बीच में आ गया ये, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, मेरे को डायग्राम ना अच्छे से सुंदर सजा के बनाना बड़ा अच्छा लगता है। चलो अब आ जाते हैं आगे, ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था, और ये वो एक्सिस है जिस एक्सिस के अलोंग मेरा फोर्स लग रहा है। तो ये है इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितनी होगी? अब पहली बात तो ये बात आती है कितनी होगी। तो ये लेंथ क्या है? ये लेंथ जो है हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1 मीटर की लेंथ है। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज l। ठीक है, अगर इसकी लेंथ l है तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होएगा? l cos थीटा। ठीक है, और इस ये चीज क्या बन जाएगी? l sin थीटा। ठीक है, l sin थीटा। तो हमारा r परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? r परपेंडिकुलर विल बी l sin थीटा, और l कितना दे रखा है? 1, और sin थीटा, थीटा इज व्हाट? थीटा, दिस थीटा। ठीक है, ये थीटा 30 डिग्री है तो sin 30, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर लूंगी तो 1/2, तो यानी कि mg/2, m कितना दे रखा था? मास 1 kg है, g 10 होता है, और 2 तो 2 ही होता है, तो आंसर 5 हो जाता है। आप यूनिट क्या लगाएंगे? न्यूटन मीटर। ठीक है, समझ गए? देखो आंसर निकालना तो आसान होता है, लेकिन बात ये होती है कि क्वेश्चन के डेप्थ में जाना, क्वेश्चन के ना सारे दरवाजे खोल देना, और फिर तुम्हें सारे रास्ते पता होना कि यहाँ से यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ जाना होता है। क्वेश्चन कभी भी भूल भुलैया नहीं लगना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसमें भी बहुत मजा आएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन है। बड़ा कर देती हूँ मैं, इसी पे ही कर लूंगी, इसी फिगर पे ही क्वेश्चन को कर लूंगी मैं, इसलिए इसे बड़ा कर लेते हैं। अब देखो तुम समझना इसे,
क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अ फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द व्हील, एक व्हील है जिसकी रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ठीक है। ओके, तो यानी कि ये इतना पार्ट इसका क्या है 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। द टॉर्क प्रोड्यूस बाई निकालना है 4 न्यूटन का एट ए, 8 न्यूटन वाले फोर्स की वजह से, 6 न्यूटन वाले फोर्स की वजह से और 9 न्यूटन वाले फोर्स की वजह से। 4 न्यूटन वाला ए पे लग रहा है, 8 न्यूटन वाला बी पे लग रहा है, 6 न्यूटन वाला सी पॉइंट पे लग रहा है और 9 न्यूटन वाला डी पॉइंट पे लग रहा है, जैसे कि तुम्हें इस फिगर में दिखाई दे रहा है। तो अब सबकी वजह टोटल टॉर्क निकालते हैं पहले तो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम पहले, चलो पहले हम डी वाला पकड़ते हैं, आसान जैसे 6 न्यूटन वाला करते हैं। तो 6 न्यूटन वाला फोर्स है और ये पॉइंट इसके टॉर्क प्रोड्यूस निकालना है एट द एंगल डिटेक्टेड, ठीक है। तो इस यहाँ ये जो व्हील है किसी ना किसी एक पॉइंट के अलोंग तो ये फिक्स्ड होगा। व्हील जो होता है, पहिया जो होता है, वो किस पॉइंट के अलोंग फिक्स्ड होता है बताओ। ऑब्वियसली अपने सेंटर के अलोंग ही फिक्स होता है, चारों तरफ से घूमता रहता है यूं करके, सेंटर उसका फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो सेंटर उसका फिक्स्ड है, तो सेंटर फिक्स्ड है तो मैंने कहा यहाँ पे इसका ये सेंटर फिक्स्ड है भाई। तो अब क्या होगा कि भाई अब तुम देखो कि ये फोर्स लग रहा है और फोर्स की एक्सिस यही है, और फोर्स की एक्सिस फोर्स की एक्सिस पर ही अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आ जाए, यानी कि फोर्स की एक्सिस पर ही अगर तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट आ जाता है, तो फिर उसकी वजह से फोर्स टॉर्क 0 हो जाता है। तो तुम क्या करोगे, टॉर्क ड्यू टू 6 न्यूटन वाला फोर्स विल बी 0। क्यों, वही बात है कि फिक्स्ड पॉइंट is on the एक्सेस ऑफ फोर्स, ठीक है। एक्सेस ऑफ फोर्स, जिस एक्सेस पे फोर्स लग रहा है, जिस एक्सेस के अलोंग, उसी एक्सेस पे ही पॉइंट ऑफ फिक्स सस्पेंशन या फिर पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट आ रहा है। तो पहला इस एक तो फोर्स हमने हटा ही दिया, ये अच्छा है, 0 आ जाए ना किसी चीज का आंसर, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद हम इस वाले को पकड़ते हैं, तो मेरा फोर्स इस एक्सेस के अलोंग लग रहा है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिल्कुल। तो फोर्स में क्या रखूंगी 9 न्यूटन, है ना, फोर्स क्या रखा 9 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रखे 20 सेंटीमीटर। तो टॉर्क ड्यू टू 9 न्यूटन वाला फोर्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू ये और डिस्टेंस क्या हो जाएगी 20 इंटू 10⁻², 18 इंटू 10⁻⁻1, या फिर ऐसे लिख देते हैं सीधे 1.8 इक्वल्स टू 1.8 क्या न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन वगैरह भी लिखनी है, इतनी जल्दी नहीं होगा ये। फिर उसके बाद थर्ड वाला बात करते हैं, थर्ड वाले की कंडीशन क्या है, थर्ड देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको या फिर इसको देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है मुझे, पहले आसान आसान चीजें कर लेनी चाहिए। तो ये रहा मेरा 4 न्यूटन वाला फोर्स जो कि इस तरह से ऐसे लग रहा है अलोंग द टेंजेंट। अब तुम देखो ऐसे देखने में तो ऐसा लग रहा है अरे यार ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, पर इसने क्वेश्चन ने बोल दिया है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये ये एक्सेस है तुम्हारी, ये एक्सेस है तुम्हारी जिसके अलोंग फोर्स लग रहा है, और फिर पॉइंट ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या फिर फिक्स्ड पॉइंट, उन दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री का एंगल बन गया, बस हो गया काम अब तो तुम्हारा। तो फोर्स ड्यू टॉर्क ड्यू टू 4 न्यूटन वाला फोर्स, फिर फोर्स रखेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन वही है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा 0.8 न्यूटन मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला देखूं, तो अब देखो तुम, ये फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे करके फोर्स ऐसे लग रहा है और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है कि नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब तुम क्या करोगे बेटा, कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालेंगे, अब तुम देखो, ये अगर मैं आर वेक्टर मान लू, ठीक है, ये आर वेक्टर मान लू, ओके। अब तुम ध्यान से देखना इसको जरा, ये मैंने आर वेक्टर मान लिया, ठीक है। तो ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ये एक्सिस इसके साथ परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या है 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल क्या है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर कॉस 60, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती आर कॉस 60। बोलो, मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है क्योंकि मैं रट्टे नहीं मारती भाई, कि ये नहीं है कि टॉर्क का फॉर्मूला याद कर रही है कि आर एफ साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, बस साइन थीटा के अलावा कुछ आ नहीं सकता। अरे क्यों नहीं आ सकता ना, क्यों नहीं आ सकता, आखिर साइन थीटा कैसे आया, ये चीज देखो ना। तो हमें साइन थीटा वाली चीज याद ही रटनी ही नहीं है बिल्कुल, ऐसे करके कर लेते हैं ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं,
मैं क्या लिख रही हूँ, टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू 8 न्यूटन वाला फोर्स, ठीक है। तो फोर्स रख लिया मैंने, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मैंने कहा कि ये वाली है परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, ठीक है। तो r परपेंडिकुलर रखते हैं, तो 8 इंटू एक्स, एक्स जो कि कितना है 8, क्या है r cos 60, ठीक है। तो ये क्या हो गया 8 इंटू आर क्या था 20, इधर लिख देते हैं 8 इंटू आर है 20 इंटू 10⁻⁻2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अगेन क्या आ गया 0.8 न्यूटन मीटर। अब इन सबकी ना डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, कैसे देखेंगे, चलो अब पेन हटाओ, हाथ चलाओ, कैसे करेंगे, चलो ए वाले की डायरेक्शन देखते हैं। तो आर वेक्टर के अलोंग उंगलियां, फिर फोर्स की तरफ मुड़ा दी, कहाँ आ रहा है टॉर्क, ऊपर की तरफ, ऊपर यानी कि अपवर्ड, ठीक है। तो ये इसकी वजह से टॉर्क आ रहा है, ये टॉर्क ए जो है ये आ रहा है अपवर्ड, अप, है ना। फिर उसके बाद बी की वजह से देखते हैं, तो बी जो फोर्स था वो ऐसे लग रहा था, ऐसे, तो आर की तरफ आर ऐसे और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो यानी कि डाउनवर्ड, टॉर्क जो बी वाला है यानी कि 8 वाला, ये कहाँ है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ये अलग कलर का पेन यूज कर, थोड़ा सा अलग दिखा देती, नहीं तो मैशअप सा हो रहा है ना सारा। टॉर्क ड्यू टू ए इज अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड आए तो डेफिनेटली क्या है एंटी क्लॉकवाइज, या फिर अपवर्ड या फिर एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क ड्यू टू बी क्या है डाउनवर्ड या फिर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये तो तुम्हारे इन दो के हो गए। अब सी वाले की वजह से तो टॉर्क जीरो था, टॉर्क सी का तो जीरो था। डी का देखते हैं, तो आर वेक्टर तुम्हारा इधर की तरफ है, तो आर वेक्टर की तरफ उंगलियां, और एन 9 न्यूटन की तरफ मुड़ाओगे तो नीचे की तरफ ही आएगा। तो ये टॉर्क ड्यू टू डी, ये क्या होगा डाउनवर्ड, या फिर डाउनवर्ड को भी हम क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गए मेरे। अब तुम देखो, अब मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज वाले को प्लस ले लूं और इनको नेगेटिव, इसको नेगेटिव कर लूं, तो देखो सारा टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू 4 न्यूटन वाला फोर्स कितना आ रहा है भाई, प्लस का हो रहा है, तो प्लस ये 9 न्यूटन वाले की वजह से कितना हो जाएगा 9 न्यूटन वाला, यानी कि डी जो है वो मैंने नेगेटिव लिया है, तो मैं इसको माइनस रखती हूँ, माइनस, ठीक है। ओके, टॉर्क ड्यू टू फोर्थ जो मैंने किया था टॉर्क ड्यू टू 8 न्यूटन, वो भी हमने क्या निकाला माइनस का 0.8, 0.8 न्यूटन मीटर। तो अब तुम देखोगे टोटल टॉर्क, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क क्या करोगे, -1.8 प्लस 0.8 -0.8, सो फाइनल आंसर इज -1.8, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि 1.8 अलोंग द क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आंसर मैं लगा दूं, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी ये कॉन्सेप्ट। अब तुम टॉर्क से रिलेटेड कोई डाउट नहीं आएगा तुम्हारा, कर लोगे तुम अपने आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि अ डोर 1.6 मीटर वाइड, एक दरवाजा है जो कि 1.6 मीटर चौड़ा है, रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है उसके फ्री एंड पे, समझ रहे हो, जैसे कि अगर ये दरवाजा हो, ये दरवाजा है अगर, तो ये फिक्स एंड है, ये वाला इसका फिक्स एंड है, ये इसका फ्री एंड है, ठीक है। तो यहाँ फ्री एंड पे इसको 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है इसे ओपन या क्लोज करने के लिए, ठीक है। मतलब फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड एट द पॉइंट 0.4 मीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हिंजेस फ्रॉम फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मतलब ये है कि पहले ये डोर जो था वो 1.6 मीटर वाइड था, ठीक है। तो मैं पहले फिगर बना देती हूँ, दिस इज द फिगर, इस तरह से। तो दिस पार्ट इज हिंज्ड, ठीक है, दिस इज द, यहाँ पे वो बंद लगा नहीं होता है गेट पे, ठीक है। तो ये जो दरवाजा है वो पूरा 1.6 मीटर चौड़ा है,
और जब हम यहाँ फोर्स लगा रहे थे यहाँ इस तरह से, तो ये हमें 1 न्यूटन का फोर्स हमें लगाना पड़ रहा था। अब ये बोल रहा है कि अगर इस हिंज्ड पार्ट से 0.4 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ लगाकर अगर मैं फोर्स लगाऊं, खींच खोलने के लिए अगर फोर्स लगाऊं तो कितना लगाना पड़ेगा। यानी कि ये समझ लो कि यहाँ पर जैसे वो होता है ना दरवाजा खोलने के लिए, मुझे यहाँ ना होकर वो यहाँ कहीं हो बीच में इस जगह, यहाँ से पकड़ के कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बस क्या करना है, तो मैं पहले वाले केस से टॉर्क निकालना है। क्या करना है, ऑब्वियसली देखो जब तुम इधर और फोर्स लगाओगे, फोर्स लगा के खींचोगे तो परपेंडिकुलर ही होता है, मतलब आर ऐसे है, फोर्स ऐसे है, तो आर और एफ परपेंडिकुलर है। तो एफ कितना था मेरा, फोर्स 1 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, ठीक है, और आर क्या है 1.6, तो ये 1.6 न्यूटन मीटर का तो टॉर्क है, ठीक है। अब जब दूसरी बार हमसे फोर्स पूछा है तो हम क्या करेंगे, 1.6 टॉर्क, तो हमें उतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा खोलने के लिए, मतलब गेट को दरवाजे को खोलने के लिए जो रिक्वायरमेंट है टॉर्क की, दैट इज द 1.6 न्यूटन मीटर। फोर्स बदल जाएगा आर क्योंकि बदल गया है 0.4, तो एफ यहां से मेरा आ जाएगा 0.6 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 4 हो जाएगा, 4 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो तुम देख रहे हो कि इसका मतलब क्या है कि अगर दरवाजे को तुम मिड में से पकड़ के खींचो खोलोगे, यहां से पकड़ के खोलोगे, तो तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आर छोटा हो गया ना, यहां से डिस्टेंस छोटी हो गई, तो तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना लंबी दूरी होगी उतना ही कम फोर्स लगा के दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से तुमने देखा होगा जैसे हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा ऐसे करके हम ऐसे चलाते हैं ऐसे करके, है ना। तो हथौड़ा जब हम ऐसे चला रहे हैं, तो फिर अगर हथौड़े की जो वो डिस्टेंस है ना, इतना लंबा उसका होता है हैंड, वो अगर जितना छोटा होगा उतनी ही ज्यादा हमें दिक्कत होगी, फोर्स उतना ही ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उस हथौड़े को चलाने के लिए। सिंपल सी इतनी बात समझ लो कि किसी भी बॉडी का जब तुम्हें रोटेशन कराना है, अगर आर तुमने छोटा कर दिया, आर तुमने छोटा कर दिया, तो एफ भी तुम्हें बड़ा करना पड़ेगा, तभी वो उतना रोटेट कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टॉर्क पे बेस्ड में मैंने अच्छे खासे तरीके से क्वेश्चन करा दिए हैं, खुद भी और भी अपने बुक से कर लेना, ठीक है। तो अब फ्लाई व्हील ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक व्हील है, देखो जब भी व्हील आए तो व्हील को कभी भी सर्कल की तरह कंसीडर नहीं करते, व्हील को हमेशा हम डिस्क की तरह कंसीडर करते हैं। तो खैर यहाँ पे भी जरूरत होगी तो देखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दे रखा है मुझे, आई दे रखा है 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। रोटेटेड एट अ स्पीड ऑफ 30 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है। ये क्या है, 30 रेडियन पर सेकंड है, इसका मतलब ये ओमेगा दे रखा है 30 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब बोल रहा है कि टेंजेंशियल फोर्स कितना लगेगा एट द रिम टू स्टॉप द व्हील इन 15 सेकंड, 15 सेकंड में इस व्हील को रोकने के लिए कितना फोर्स लगेगा। और एवरेज टॉर्क एक मतलब टेंजेंशियल फोर्स एट द रिम स्टॉप्स द व्हील, मतलब एक टेंजेंशियल फोर्स जो है उस रिम पे, मतलब ये समझ लो तुम पहले, एक ये पहिया है, ठीक है, ओवल बना दिया मैंने, तो ये पहिया है, व्हील है, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सब दिया हुआ है। अगर इसके ऊपर यहाँ पर हम कितना टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे इसे रोकने के लिए, ठीक है, और फिर मतलब एक फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है इसे रोकने के लिए, तो हमें एवरेज टॉर्क बताना है उस फोर्स का क्या होगा, ठीक है। तो पहले एक्चुअली तुम्हें फोर्स पता करना पड़ेगा और फिर टॉर्क पता करना पड़ेगा। तो बड़ा टफ सा क्वेश्चन लग रहा है ना, तुम्हें पता है 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाने वाला है। फिर से समझ लो एक बार, एक पहिया है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है और वो आर ओमेगा उसका दे रखा है 30, उससे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें कोई टेंजेंशियल फोर्स, कितना हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, हम कोई टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया जा रहा है उसकी रिम पे, मतलब किनारे पे, उसे रोकने के लिए 15 सेकंड में रोक देता है। तो बताओ एवरेज टॉर्क क्या होगा। तो यानी कि टॉर्क निकलवाया, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला ही हो गया आर क्रॉस एफ, ठीक है। एक और भी तो फॉर्मूला होता है। एक बात बताओ, जनरली फोर्स को हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, एम इंटू ए, ये बेसिक फॉर्मूला हम ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ते हैं। टॉर्क का हमारे पास दूसरा एक और इसी से हम लिख सकते हैं, मूवमेंट मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा, ठीक है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये चीज अभी मैं ऊपर लिख दूंगी, इसको कवर अप कर दूंगी। तो टॉर्क का आई देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फा मुझे चाहिए, तो देखो मैं अपनी बेसिक इक्वेशन लगाऊंगी, क्या, जैसे हम v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाते थे इक्वेशन ट्रांसलेशन मोशन में, तो यहाँ पे क्या लगती है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ऐसी लगाते हैं। फाइनली बॉडी रुक रही है, रेस्ट पे आ रही है, ओमेगा नॉट क्या दे रखा है 30 इनिशियली, रोकने वाला फोर्स है ना ये, तो माइनस का लगाएंगे अल्फा, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है 15, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा 30/15 यानी कि 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
तो ये मैंने अल्फा निकाल लिया, तो टॉर्क इज इक्वल टू ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो यानी कि 4 न्यूटन मीटर। बस हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था क्वेश्चन बिल्कुल। तो थोड़ा सा सर्कुलर मोशन वाली चीजें अपने दिमाग में लेके आनी है, और यहाँ पर ये तो बाकी मैं यहाँ पर तुम्हारा जहाँ पे टॉर्क के बारे में हम पढ़ रहे थे वहीं पे एड अप कर देती हूँ क्वेश्चन से पहले कि रिलेशन बिटवीन relation between torque and the moment of inertia, between torque and moment of inertia, ठीक है। तो क्या होगा रिलेशन, अभी अभी वैसे मैंने लिख दिया है, जरा सा फॉर्मूला ही लिखना बाकी है। तो क्या है हमारा, हम जानते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि F इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है, F इक्वल्स टू एम ए। तो F रोटेशन, ये किसमें था, ट्रांसलेशन जब ये ट्रांसलेशन मोशन में ये था, रोटेशन मोशन में क्या होगा, रोटेशन मोशन में टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, बस इतना सही रिलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, आई अल्फा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कई बार कई जगह यूज होता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो दैट्स इट, आज की क्लास यही लगता है। तो टॉर्क हमने टोटली अच्छे तरीके से खत्म कर लिया है, ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं लगभग, देखो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। बाकी आगे वर्क डन बाय टॉर्क जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, और एंगुलर मोमेंटम वगैरह, ठीक है। ओके, बाय बाय फॉर दिस क्लास, और क्वेश्चन सॉल्व जरूर करते रहना, और यार शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लगता है तो शेयर कर दिया करो। और अगर तुम्हें लगता है कि और इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, जो भी तुम्हारे सजेशंस हैं वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, जो भी तुम्हारी फीलिंग्स हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी लगता है कमेंट्स में मुझे बता के जाया करो। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर and keep solving the questions.